बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे 27वीं आइनी तरमीम से मुतल्लिक, जिसके हवाले से गुज़श्ता कई माह से चेमगोइयाँ हो रही थीं शहर इक़्तिदार में, पूरे मुल्क में, हर टॉक शो में, हर बहस मुबासे में ये खबर थी कि 27वीं आइनी तरमीम आने को है। आज से 4 रोज़ कबल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ट्वीट किया तो कोहराम मच गया। नई चीज़ें सामने आई। हुकूमत जिस आइनी तरमीम को छुपा छुपा के आगे बढ़ा रही थी, बिलावल भुट्टो जरदारी के जरिए इनिशियली एक ट्वीट के जरिए उसके कुछ नुकात सामने आए। और फिर आज का दिन बड़ा अहम है, क्योंकि हुकूमत ने पहले उसको काबीना से मंजूर कराया और इस वक्त सेनेट में उसको पेश कर दिया गया है। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम है क्या, इसके ड्राफ्ट में क्या लिखा गया है और हुकूमत ने कैसे सरेंडर किया है, और इसके जो असरात हैं वो कितने मोहलक साबित होंगे। जुडिशरी पर ख़ास तौर पर अदलिया के पर मज़ीद काट दिए गए हैं, पर अदलिया की आज़ादी को मज़ीद सलब किया गया है। कैसे सलब किया गया है, क्या क्या तरमीम आ रही हैं, कौन सा जज कहाँ पे होगा, किस तरह होगा, जो आइनी अदालत का मामला है, ट्रांसफ़र जजेस का मामला है, या आर्टिकल 243 जहाँ पे आर्म फोर्सेस के हवाले से अहम तरामीम सामने लाई गई हैं। आज हुकूमत ने सेनेट में ये जो 27वीं आइनी तरमीम का मुजव्वज़ा जो बिल है वो पेश किया है। अगरचे हुकूमत में जो आज़म नज़ीर तारण हैं, जो वज़ीर कानून है, उन्होंने ये बिल पेश किया। उन्होंने दावे तो बड़े किए, उन्होंने बड़ी बातें की कि हम जो है वो कमेटी को भेजेंगे। ये बड़ा कहा कि हम जो है वो कमेटी को भेजेंगे, वहाँ मुशावरत करें, वहाँ कंसल्टेशन हो, वहाँ बहस मुबासा हो, सारे अपनी आरा जो है वो दे सकेंगे। एक मुश्तरका जो कमेटी है सेनेट की और कौमी असम्बली की वो बना दी गई, जो उसको जो है वो देखेगी। लेकिन लगता ऐसे नहीं है कि हुकूमत जो बिल लाई है, जो आइनी तरमीम वो करने जा रही है, जिसके हवाले से हुकूमत ने खुद जो वफाकी काबीना है उसने ये मंजूरी जो है वो दी है, जिसके बाद जो पीपल्स पार्टी है, जो बाकी उनकी सियासी जमातें हैं, जो इत्तेहादी जमातें हैं, जो उनके साथ कंसेंसस कर चुकी हैं कि वो उससे पीछे हटेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। हुकूमत जो है वो इस आइनी तरमीम को जरूर करेगी, और बल्कि एक बड़ा एक जोम है हुकूमत को, जिस हुकूमत को 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो आइनी बेंच बना था, उस आइनी बेंच ने इस हुकूमत को मखसूस नशिस्तें दी। वो मखसूस नशिस्तें जो इनकी नहीं बनती थी, वो माले गनीमत की नशिस्तें थी, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में माले गनीमत तकसीम किया गया। उस माले गनीमत के बाद जो है आइनी तरमीम की वजह से, मतलब 26वीं आइनी तरमीम हुई, आइनी बेंच बना, आइनी बेंच ने वो मखसूस नशिस्तें हुकूमत की झोली में डाली, और उसके बाद जो है वो हुकूमत जो है वो 2/3 मेजॉरिटी लेने में कामयाब हुई। और अब हुकूमत जो है वो 2/3 मेजॉरिटी के उस जोम में है कि उसने अपोजिशन जमातों से राब्ता भी नहीं किया और राब्ता करने की जहमत भी नहीं की। अगरचे जो कमेटी बनाई गई है उसमें डेफिनेटली इस कमेटी में जो अपोजिशन की जमातें होंगी, लेकिन अलग से JUIF जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजल रहमान की जमात, मौलाना फजल रहमान के घर आना जाना जो है वो लगा हुआ था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का सुबह दोपहर शाम वो चक्कर जब लगा रहे थे, और वो मतलब जो कंसेंसस का कह रहे थे कि कंसेंसस वो बना रहे हैं, फिर आइनी बेंच बना और अब आइनी अदालत बनने जा रही है। PTI के साथ कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई राब्ता नहीं किया गया। हुकूमत जो आइनी तरमीम यानी कि 1973 के एक मुतफिका आइन में तब्दील करने जा रही है, उसमें उसने ये कोशिश भी नहीं की कि जो पार्लियामान के बाहर जो जमातें हैं उनको जो है वो कंसेंसस डेवलप करने की जो कोशिश की जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो होलनाक किस्म का और जो सरेंडर हमें नजर आ रहा है, खास तौर पर जुडिशरी के हवाले से, जुडिशरी की आज़ादी के हवाले से जो कंप्रोमाइज हुआ है, जो हमें लगता है कि जो जुडिशरी है, जो अदलिया है, उसको मातहत करने की कोशिश की गई है, वो आपको नजर आ जाएगी। सबसे पहले हम 3 किस्म की मेजर जो तरामीम है वो 3 किस्म की हुई है। एक तो आइनी अदालत का क़याम, और आइनी अदालत का स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन जज होगा, उम्र क्या होगी, कब रिटायर हो सकेंगे, क्या काम होगा, जुरिस्डिक्शन उनका दायरा इख्तियार क्या होगा,
वो इसमें जिक्र किया गया है। फिर ट्रांसफर जजेस, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को टारगेट करने के लिए जो स्पेसिफिक हमें लगता है, तासुर मिलता है, ये हुकूमती जो हुकूमत से मुंसलिक लोग हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड बातें करते रहे हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सदर हैं बार एसोसिएशन के वाजिद अली गिलानी साहब, वो कहते रहे हैं बाकी जो कि हमारा मुतालबा है कि इन जजेस को ट्रांसफर करें, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे ट्रांसफर के हवाले से, जो हमें जो है वो तासुर इससे मिल रहा है। इस पे जो है वो तफसील के साथ बात करेंगे कि अब ये मामला कहां जाकर रुकेगा, इस तरमीम में है क्या। सबसे पहले आईनी अदालत पे आते हैं। आईनी अदालत का जो चीफ जस्टिस होगा उसके हवाले से ये बताया गया है कि वो चीफ जस्टिस का जो इंतखाब है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस हैं इनमें से किसी एक जज को, यानी कि 24 जजेस में से किसी एक जज को, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का नाम आ सकता है, उस जज को वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर सदर मुमलिकत तैनात करेंगे चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत। और उसके बाद जो जजेस होंगे, 9 जजेस हैं, वो आईनी अदालत के जजेस का जो इंतखाब होगा वो भी वज़ीर-ए-आज़म इनिशिएट करेंगे, और सदर मुमलिकत जो है वो चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत उनकी कंसल्टेशन के साथ तमाम आईनी अदालत के जजेस को तैनात करेंगे। आईनी अदालत के जो जजेस हैं उनकी उम्र होगी, जो रिटायरमेंट एज होगी वो होगी 68 ईयर्स, और इसमें सबसे बड़े जो बेनिफिशरी आप ये कह सकते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के इस वक्त सरबराह हैं, वो आज से ठीक 22 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से 65 साल की उम्र मुकम्मल करके रिटायर हो रहे हैं, या हो रहे थे कहेंगे अगर वो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस, जिनके हवाले से तासुर ये है कि उनके बतौर सरबराह आईनी बेंच होते हुए जितने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं, हुकूमत को कोई परेशानी नहीं हुई, हुकूमत को कोई तंगी नहीं हुई, हुकूमत के लिए खुशियां ही खुशियां हैं, और हुकूमत जो चाह रही थी अदलिया से वही उनको मिला। मखसूस नशिस्तें जो बांटी गई, फिर मिलिट्री कोर्ट्स के केस आप देख लें, फिर और ट्रांसफर जजेस के केस देख लें, जितने भी केसेस हुकूमत से रिलेटेड थे, हुकूमत के लिए खुशी ही खुशी थी। तो इसलिए यह तासुर कायम होता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो 22 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपना जो 65 साल उम्र है वो मुकम्मल करके रिटायर हो रहे थे, वो अब जो है वो मुमकिन तौर पर आईनी अदालत के चीफ जस्टिस जो है वो बन सकते हैं। फिर इसमें जो क्राइटेरिया दिया गया है कि चीफ जस्टिस समेत बाकी जजेस का क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जज हो, वो वफाकी आईनी अदालत का जज लग सकता है। दूसरा क्राइटेरिया इसमें यह दिया गया है कि वो जो हाई कोर्ट में बतौर जज 7 साल किसी ने अगर गुजारे हैं तो वो भी वफाकी आईनी अदालत का जज लग सकता है, और अगर कोई 20 साल एडवोकेट रहा हो और सुप्रीम कोर्ट का वकील हो, उसका 20 साल का तजर्बा हो, तो उसको भी वफाकी आईनी अदालत का जज लगाया जा सकता है। तो यूं आप कह सकते हैं कि काजी फाइज ईसा जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनके हवाले से 2 रोज कबल एक खबर आई थी कि काजी फाइज ईसा आपको आईनी अदालत में बतौर जज या चीफ जस्टिस नजर आए या उनको लगा दिया जाए तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो क्राइटेरिया इस 27वीं आईनी तरमीम में बयान किया गया है, इस क्राइटेरिया के मुताबिक अब सूरत हाल ये है कि काजी फाइज ईसा नहीं आ रहे, क्योंकि इसमें कहीं ये जिक्र मौजूद नहीं है कि साबिक जो रिटायर्ड जज है उसको लगाया जा सकता है या चीफ जस्टिस जो है उसको लगाया जा सकता है। तो काजी फाइज ईसा इस दौड़ में नहीं है। फिर जो इसका दायरा इख्तियार है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जितने भी आईनी मामलात हैं, आईनी तशरीह के मामलात हैं, जो आर्टिकल 199 के तहत जो हाई कोर्ट सुनती हैं, वो सारी अपीलें जो है वो आएंगी जो आईन वफाकी आईनी अदालत में। और इसमें यह खबर भी मैं आपको देता चलूं कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आईनी बेंच उन केसेस की समाअत कर रहा था, अब वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में या आईनी बेंच जो है वो जब से ये 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होगी, इसका गजट नोटिफिकेशन होगा जो अगले 2-4 रोज में हमें होता हुआ नजर आ रहा है, तो जिस दिन वो एप्लीकेबल होगी उस दिन से वो आईनी बेंच खत्म, और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो आईनी बेंच केस सुन रहा था, जो आपको स्क्रीनों पे भी नजर आ रहा था कि आईनी बेंच में एक फड्डा बना हुआ है कि जी ये कौन सा बेंच सुने, 15 जज सुने, 24 जज सुने,
या फुल कोर्ट सुने, या जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जज आए हैं वो सुने या ना सुने, वो मामला ही खत्म हो गया है। अब वो केस सीधा सीधा फाइलें उठेंगी और वफाकी आईनी अदालत के पास जो फाइलें आ जाएंगी और वो उस केसेस को सुनना शुरू कर देंगे। फिर आर्टिकल जो 184 है उसको 27वीं आईनी तरमीम में खत्म किया जा रहा है, और उसमें आपको पता है आर्टिकल 184(3) अज खुद नोटिस का इख्तियार 26वीं आईनी तरमीम से पहले की सुप्रीम कोर्ट को देता था, फिर ये कोई कायम रखा गया, फिर इसमें तब्दीलियां हुई। लेकिन अब की बार जो पार्लियामान है, जो 27वीं आईनी तरमीम है, इसमें 184(3) को खत्म किया जा रहा है। लेकिन जो वफाकी आईनी अदालत है उसमें ये इख्तियार जो है कहीं ना कहीं हमें नजर आता है, क्योंकि वहां ये कहा गया है कि किसी भी कोर्ट में फर्ज करें वफाकी आईनी अदालत ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट में फलां केस एक चल रहा है और उसमें जो आईनी तशरीह का मामला है, या ये समझती है कि ये केस जो है वो चल रहा है किसी हाई कोर्ट में, तो वफाकी आईनी अदालत उस केस को मंगवा लेगी और खुद जो है वो फैसला करेगी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इससे कबल जब तक के अपील नहीं आती थी, जब तक के कोई दरखास्त नहीं दी जाती थी, तब तक ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब वफाकी आईनी अदालत को यह इख्तियार भी दे दिया गया है कि इससे आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक एपलेट कोर्ट हो जाएगी और एक्चुअली जो मुल्क की सुपीरियर कोर्ट, मुल्क की सबसे बड़ी जो अदालत होगी वो वफाकी आईनी अदालत होगी। लेकिन इसमें जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का लगता है ऐसे कुछ ख्याल रखा गया है, क्योंकि लग ऐसे रहा था कि जो चीफ जस्टिस आईनी अदालत के होंगे वही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह होंगे। इसमें यह लिखा गया है कि जो जुडिशल कमीशन का सरबराह वो होगा जो चीफ जस्टिस आईनी अदालत और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों में सीनियरिटी में सीनियर होगा, वो जो है वो जुडिशल कमीशन का सरबराह होगा और वो जुडिशल कमीशन को या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सरबराही करेगा। तो ये बड़ा अहम मामला जो है वो इसमें आया है और बड़ी अहम वजाहत जो है वो की गई है इसमें। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, जिनके हवाले से लग रहा था कि पहले ही उनका जो दायरा इख्तियार है वो सुकड़ता जा रहा है, उनके मामलात इंतजामी तरफ ज्यादा जा रहे हैं और उनका जो जुडिशल साइड पे इख्तियार है वो कम होता जा रहा है, लेकिन सरबराही उनको बहरहाल रखी गई है। अगर वो आईनी अदालत में नहीं आते जो लग रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हैं तो वो वहीं पे मौजूद रहेंगे और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह भी रहेंगे। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मजीद एम्पावर किया गया है, मजीद उसको इख्तियारात दिए गए हैं, लेकिन अब की बार हुकूमत के वोट अब मजीद बढ़ जाएंगे। उसमें भी आगे चलकर आपको बताते हैं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में क्योंकि आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस होंगे वो भी उसके मेंबर होंगे, फिर उनके जो सेकंड हैं वो भी उसके मेंबर होंगे। तो इस तरह जो आईनी अदालत में इनिशियल अपॉइंटमेंट होनी है वो हुकूमत की मर्जी मंशा के साथ होनी है, और जो अपॉइंटमेंट हुकूमत की मर्जी और मंशा के साथ होगी, आप और मैं ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो ऐसे जज को लगाएंगे, किसी जस्टिस मंसूर अली शाह को, जस्टिस बाबर सत्तार को, या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को, जस्टिस मुनीब अख्तर को, जस्टिस अतर मिनल्ला को, कि किसी ऐसे जज को लाएंगे जिससे हुकूमत को यह खदशा हो कि कल जो है वो ये हमारे खिलाफ कोई फैसला कर सकते हैं। तो इसलिए शांत रहें, हुकूमत वही जज लगाएगी जो माजी में उनके हक में फैसले भी करते रहे हैं और हुकूमत को ये कोई खदशा नहीं है कि ये आगे चलकर हमारे खिलाफ जो है वो फैसले कर सकते हैं। तो ये पूरा एक ट्राइका ऐसे बनाया गया है कि जो अदालतें हैं, जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, जो हमारा निज़ाम इंसाफ है, वो हुकूमत के एक महतहत इदारे के तौर पर काम करे कि जब भी जिसको आप जो है वो हटाना चाहें, बदलना चाहें, वो आप बदल सकें। वो कैसे? अब ट्रांसफर जजेस का आर्टिकल 200 जो है उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है। पहले ये था कि किसी भी जज, हाई कोर्ट के जज को आपने ट्रांसफर करना है तो उसकी कंसेंट चाहिए होती थी, उसकी मर्जी चाहिए होती थी, उसकी मर्जी के बगैर आप जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ये कहा गया है कि जिस हाई कोर्ट में फर्ज करें, क्योंकि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, ये ट्रांसफर जजेस में तब्दीली आइन में की ही इनके लिए जा रही है, जो हमें बिल्कुल तासुर मिलता है और वो कहीं ना कहीं साबित भी होता है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को आपने उठाकर बलोचिस्तान हाई कोर्ट में भेजना है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा और बलोचिस्तान हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, ये दोनों चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बनेंगे उस वक्त जब इन जज साहब की ट्रांसफर का मामला आएगा। तो यूं ट्रांसफर का मामला भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया गया है, जहां पे हुकूमत की पहले ही मेजॉरिटी है।
वकील रहनुमा भी उनके साथ जो बैठे हुए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब भी हम देखते रहे हैं कि जब आईनी बेंच के सरबराह थे तब उनके वोट ज्यादातर जो है वो उनके पास जाते रहे हैं। तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब हुकूमत की मेजॉरिटी है तो फिर हुकूमत ने चलाना है। चलाना ऐसे है कि अगर कोई भी जज कोई हैंकी फैंकी करता है, कोई फैसला हुकूमत के खिलाफ देता है, कोई ऑब्जर्वेशन देता है, कोई रिमार्क्स देता है, कोई मतलब ऐसी चीज जो हुकूमत के अगेंस्ट जा रही हो, उस जज को आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठाएं और बलोचिस्तान भेज दें, बलोचिस्तान वाले को उठाएं और सिंध भेज दें, सिंध वाले को उठाएं और पेशावर भेज दें। अब हुकूमत ने और एग्जेक्टिव ने जो इंतजामी इख्तियार है उसको इतना मजबूत कर लिया है कि वो अदलिया की आज़ादी का जो तस्वुर है कि एक जज बगैर किसी खौफ के, जो उसके ओथ में लिखा हुआ है, जो उसके जो है वो हलफनामे में लिखा हुआ है कि कोई भी जज बगैर किसी खौफ के और बगैर किसी की तरफदारी किए वो फैसले करेगा और आज़ादाना फैसले करेगा। तो जब एक जज को आप ये खतरा जो है वो उसके ऊपर लटका हुआ हो कि मेरे पास हुकूमत का एक केस आया है और वो केस अगर मैंने हुकूमत के अगेंस्ट डिसाइड कर दिया तो मामला ये होगा कि ये तो फिर कल मेरे खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू कर देंगे, जुडिशल कमीशन में इनकी अक्सरियत है, ये मुझे ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जो किसी भी तरफदारी या जो खौफ वाला खदशा है ये अब जो है वो कैसे खत्म होगा। इस तरह मतलब इसका जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है वो यही है कि अदलिया में जो आज़ादी है वो खत्म हुई है। फिर जो जज ट्रांसफर के मामले में इनकार करेगा वो रिटायर तस्वर होगा, ये भी इसमें लिख दिया गया है। फिर उसकी सीनियरिटी जो है वो तब से होगी जब से जो है वो उसकी तैनाती हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो मामला है, अगला जो इसमें सूरत हाल है वो ये है कि जो आर्मी चीफ हैं उनकी जो तैनाती का मामला है वो क्या है। तीसरी और बड़ी और अहम जो तरमीम की गई है वो है आर्टिकल 243 में की गई है। इससे कबल जो अफवाज की क़यादत है, नेवी हो, फ़ज़ाइया हो, वो अलग अलग सेपरेट उनकी क़यादत होती थी। अब भी सेपरेट क़यादत होगी लेकिन उनके ऊपर जो है वो एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के मशवरे से उनको जो है वो तैनाती उनकी होगी। और जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं इनको फील्ड मार्शल का जो ओहदा भी उसमें जिक्र कर दिया गया है और उनको इम्यूनिटी भी हासिल होगी कि उनके खिलाफ ये टाइटल जिंदगी भर उनके पास रहेगा और उनके खिलाफ जिंदगी भर अगर कभी भी कोई भी कार्रवाई करनी है तो सदर मुमलिकत के खिलाफ जिस तरह जब कार्रवाई की जाती है जो जॉइंट सिटिंग में, तो वो कार्रवाई का तरीकाकार जो है वो इसमें वो बताया गया है कि आर्टिकल ये फील्ड मार्शल जो है वो ताहयात उनके रैंक रहेंगे, यूनिफॉर्म रहेगी, मराहत रहेंगी और फील्ड मार्शल के हटाने के लिए मुश्तरका इजलास का जो दो तिहाई अक्सरियत जिस तरह सदर के खिलाफ हटाने का तरीकाकार है वो होनी ज़रूरी होगी। उनके खिलाफ कोई केस इस तरह नहीं हो सकेगा क्योंकि सदर मुमलिकत को वो इम्यूनिटी हासिल है कि उनके खिलाफ केस नहीं हो सकता। और जो इनका जो आपको बताया कि जो इनका एग्जैक्टली जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है वो इनको बनाया गया है और इसमें ख़ास तौर पर हुकूमत की जानिब से जो वजह इसके हवाले से बताई जा रही है वो पाक भारत जंग में जो सूरत हाल जो है वो जिसने जन्म लिया और उनके बकौल कोई ऐसी सिचुएशन बनी कि जहाँ पे एक कमांड एंड कंट्रोल का मामला था, तो उसमें उसकी वजह से हम आर्टिकल 243 में ये जो है वो तरमीम करने जा रहे हैं। तो ये अभी तक की जो है वो तफसीलात हैं जो हमारे सामने आई हैं। इस पर मजीद भी अब डिस्कशन होगी, इसमें कमेटी बैठी है, कमेटी इस पर डिस्कशन करेगी। अगरचे ये सारा फॉर्मेलिटी है, ये सारा कुछ होना ही होना है, ये 2 दिन बाद हो 3 दिन बाद हो तो फॉर्मेलिटी हुकूमत पूरी करेगी और उसके बाद जो है वो इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, मंजूर किया जाएगा इनके तरामीम को। तो मजीद भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।